बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पर्सपेक्टिव पर हमारा के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हमारा यूसुफ हूँ। मैं एक लेक्चरर हूँ और पीएचडी स्कॉलर हूँ और आप लोगों के साथ नई से नई इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करती हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएस इलेक्शन जो कि 3 नवंबर को पेश आए थे और अभी तक उसका डिसीजन अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन जो बाइडन बहुत हद तक इसको जीत रहे हैं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रंप की तरफ से आ रहा है और ट्रंप को चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ट्रंप इस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को जनवरी तक लेके चले जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वही इस वक्त आने वाले 4 सालों के लिए ट्रंप ही अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त बहुत डाउनफॉल का शिकार है और अमेरिका को इस वक्त बहुत हद तक ज़रूरत है कि उनका पॉलिटिकली वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। ये पाकिस्तान के लिए कैसे होगा और उसको हमारे आने वाले वक्त में हम लोगों को किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलने से पहले या इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन के ऊपर भी प्रेस कर दीजिए और ताकि मेरी आने वाली वीडियोस सब आपको मिलती रहें। जो बाइडन होंगे या ट्रंप होंगे, दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। अगर ट्रंप इस वक्त के कॉन्फ्लिक्ट को, जिसको वो रिजॉल्व नहीं करना चाहते या नहीं मान रहे, अपनी हार को नहीं मान रहे, अगर वो इसको तूल देने में जनवरी तक कामयाब हो जाते हैं, तो इनके आइन के मुताबिक, यूएस के आइन के मुताबिक, ये ट्रंप ही इस वक्त व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट रहेंगे, मतलब कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे। इसकी क्या वजूहत है, ये सारी वीडियो के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली बात, हम लोगों को थोड़ा सा अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। अगर हम हिस्टोरिकली इसको देखें तो पाकिस्तान के और यूएस के रिलेशंस कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो एक मेन एम्बिलिकल कॉर्ड है जो इसका सरंजाम देती है, वो है अफगानिस्तान। पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं। जब तक एक कंट्री पॉलिटिकली मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं होता, तो तब तक कोई भी बिजनेस उस कंट्री के अंदर मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं हो सकता। हमारे इमरान खान साहब पहले भी ट्रम्प गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा हवा नहीं दे रहे हो, यानी कि उनको सर आंखों पर नहीं बिठा रहे। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर उनके अमेरिका के साथ हमारा पूरा खुला कॉन्फ्लिक्ट है। हम लोग उनके साथ तिजारत चाहते हैं, ना कि हम लोग एड चाहते हैं। सबसे पहले कि हम लोग इन चीज़ों के ऊपर आएँ और इन चीज़ों को डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग यूएस इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। यूएस के इलेक्शंस के बारे में बात नहीं करते तो हम लोग ओवरऑल इन्वायरमेंट को कवर नहीं कर सकते। हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि अमेरिका की जितने भी पॉलिसीज़ हैं, या क्योंकि वो एक सुपर पावर के तौर पर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाता है, और जब तक हम लोग उनके इलेक्शंस और उनकी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे पूरी तरह से, तब तक हम लोगों का ये चीज़ें डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है कि अपने हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी और उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो पूरी दुनिया से जो चीज़ें आ रही होती हैं, उनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री के ऊपर किस तरह से होता है। अगर हम लोग इस वक्त अपने हालात देखें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर मकरूज है। IMF का बहुत ज़्यादा लोन है जो पाकिस्तान ने अदा करना है, और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का भी बहुत ज़्यादा दौर दौरा है। जिस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के वोट देते हैं, जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए वोट देते हैं, और दूसरा वोट हम लोग अपने जो कि एरिया के अंदर खड़े होते हैं, जिसको हम छोटा वोट या बड़ा वोट भी कहते हैं। और अमेरिका के अंदर थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। अमेरिका के अंदर डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट जाता है, जो कि, और प्रेसिडेंट जो है वो आफ्टर विनिंग द इलेक्शन वो अपने मर्जी से लोगों को अपॉइंट करता है, यानी कि वहाँ पे सदारती निज़ाम पाया जाता है। वो 3 तरह के वोट डालने होते हैं। एक तो उनके प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट कौन होगा,
और प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट जाता है। इसके बाद फिर उनकी पार्लियामेंट को वोट जाता है, जिनको जो उनको उनका लोअर हाउस कहलाता है, और एक उनका वोट जाता है अपर हाउस को, जो कि सेनेट के लिए होता है। अब यानी कि तीनों आप डिफरेंट भी दे सकते हो और तीनों सेम भी दे सकते हो, यानी कि हर जो उसका रिप्रेजेंट जो लोग हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स हैं, अमेरिकन अपने 3 तरह के वोट देते हैं। इन तीनों के अंदर ये है कि आप एक अपने एक प्रेसिडेंट को चुनेंगे, और उसके बाद फिर अपने पार्लियामेंट के मेंबर को चुनेंगे जो कि आपके एरिया से बिलोंग करता है, और उसके बाद फिर आपने जो सेनेट में रिप्रेजेंटेटिव होगा आपकी स्टेट का, उसको भी आप लोग अपने मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग जो बात सबसे ज्यादा ये है कि आप तीनों वोट अपनी मर्जी से अलग अलग पार्टीज को भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी का है, आप उसको भी दे सकते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर सीट जो है वो डेमोक्रेटिक का आपको लगता है कि वहाँ उसका जो नुमाइंदा है वो बेहतर है, तो आप उसको भी वोट दे सकते हैं। इसके अलावा आप सेनेट को भी, सेनेट के अंदर जो भी काम कर रहा है, जो भी आपको लगता है कि आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और अच्छे तरीके से कर सकता है, और वो किसी भी और पार्टी से बिलोंग कर सकता है, हो सकता है रिपब्लिकन से हो या डेमोक्रेटिक से हो, तो वो आप उसको सिलेक्ट। एट दी एंड अगर जो भी प्रेसिडेंट होता है, जैसे से जो बाइडन अगर इलेक्शन को जीत जाते हैं, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी उनकी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप हो, यानी कि उनके ज़्यादा मेंबर्स हों, और सेनेट के अंदर भी उनके ज़्यादा हों, ताकि उनको जो भी बिल पास करवाना है वो आसानी से पास हो सके। की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी कि पार्लियामेंट में उनके जो बाइडन को वोट मिले हैं, लेकिन सेनेट के अंदर उनकी इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहाँ पे यानी कि डेमोक्रेटिक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि सेनेट में उनके इतने वोट नहीं हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर 435 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अमेरिका के अंदर, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड की गई हैं पूरे कंट्री के अंदर, और यानी कि 50 अब लेकिन जो सेनेट के वोट्स हैं वो 100 हैं। 100 इस तरह से कि 50 स्टेट्स हैं पूरे अमेरिका के अंदर, और हर स्टेट को 2 सेनेट यानी कि 2 रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट से सेनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेसिडेंट की सिलेक्शन के लिए हर स्टेट को इलेक्टोरल्स मिलते हैं, यानी कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से है। अगर कैलिफोर्निया की जिस तरह से पॉपुलेशन हाईएस्ट है, तो अब उसको सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल्स दिए जाएंगे, जबकि दूसरे अगर पॉपुलेशन दूसरे का स्टेट के अंदर कम है, तो उनके पास इलेक्टोरल्स कम होंगे। अब 538 इलेक्टोरल्स टोटल हैं, लेकिन अब जीतने के लिए हर कैंडिडेट को 270 इलेक्टोरल्स की ज़रूरत होती है। अब एट द एंड आपको कौन जीतेगा, ये अब आपके इलेक्टोरल्स डिसाइड करेंगे। जिस तरह के 2016 में भी हिलरी क्लिंटन के साथ इस तरह से हुआ था कि कैलिफोर्निया के अंदर उनकी मेजॉरिटी है, यानी कि डेमोक्रेटिक की मेजॉरिटी है, लेकिन वो दूसरी स्टेट्स के अंदर कंपैरेटिवली वो हार गई थोड़े से परसेंटेज से, जिसकी वजह से अपने वोट ज्यादा होने की वजह के बावजूद वो हार गई और ट्रम्प को प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, और इस सिचुएशन के अंदर ट्रम्प जो कि अभी इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके आ रहे हैं, अगर ये स्विंग स्टेट्स हैं, कुछ स्विंग स्टेट्स भी अमेरिका के अंदर हैं, यानी कि अब देखिए 50 जो टोटल स्टेट्स हैं उनके अंदर ज्यादा सबको पता है कि ये स्टेट हमेशा डेमोक्रेटिक को देगी, और ये स्टेट हमेशा रिपब्लिकन्स को देगी। अगर ये स्टेट ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन उनमें से 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर जिनके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, मतलब कि वो बेसिक हैं, वो कभी रिपब्लिकन्स की तरफ चली जाती हैं और कभी वो डेमोक्रेट्स की तरफ चली जाती हैं। अब ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, ये आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगी। ये स्विंग स्टेट्स की वजह से और इनके और जो ट्रम्प हैं वो भी अपना जो क्लेम कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो इन्हीं 9 स्टेट्स की वजह से कर रहे हैं। अगर इन 9 स्टेट्स के अंदर वो अपना कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आइन के मुताबिक, यूएस के आइन के मुताबिक ये 9 स्टेट्स के सारे वोट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा।
मतलब कि अब इनके जितने भी वोट उन्होंने लिए हैं, जो भी जीत रहा हो या हार रहा हो, तो वो सब के सब कैंसिल कर दिए जाएंगे ड्यू टू डिस्प्यूट, क्योंकि ये डिस्प्यूट हो गई है उसके अंदर। और बाकी के चीज़ों को देखा जाएगा कि और बाकी के कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर बाकी एरियाज को देखा जाएगा तो वहां पर ट्रम्प जीते हुए नजर आते हैं। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जनवरी तक रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिएगा कि ट्रम्प ही अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे। अब इनमें से ट्रम्प जिनके ऊपर अपनी क्लेम कर रहे हैं, उनमें से लोवा, नेवाडा, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना एंड मोंटाना है, जिसके अंदर उन्होंने अपने लॉयर्स भी भेज दिए हुए हैं। अब जो वेस्ट और ईस्ट के अंदर जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, जबकि सेंटर के अंदर जो भी स्टेट्स हैं वो रिपब्लिकन्स को वोट करती हैं। और अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अर्बन जो है एरियाज उनको ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, और जो सेंट्रल हैं, जो रूरल एरियाज हैं वो ज़्यादातर रिपब्लिकन्स को वोट करते हैं। अब अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है यूएस की, जबकि बाकी के इलाकों में जैसे कि रूरल एरियाज के अंदर उनकी पॉपुलेशन कम है, जबकि लैंड ज़्यादा है। जी जनाब, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो बाइडन जो इस वक्त अपना वोट ले चुके हैं ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप से, वो पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया के लिए ठीक होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है। लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगी, इसके मुताबिक अमेरिका की कुछ हम लोगों को साइकी समझने की ज़रूरत इस वजह से भी है कि अमेरिका असल में अमेरिका की इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो असल में किस नौयत की है और वो किस किस्म का प्रेसिडेंट को प्रेफरेंस देते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका की ये समझ लें कि हम अमेरिका हमेशा से इस वक्त सुपर पावर है और वो अपनी अपनी सुपर पावर होने की स्टेटस बरकरार रखना चाहता है। इसलिए ट्रम्प का जो ऐलान था वो ये था कि हम अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिकन के अंदर जो भी फ्रांस से और इधर उधर से जो लोग आए हुए थे, जिन्होंने यानी कि जो वाइट कलर जो थे, जो रेस के मुताबिक अमेरिका उनका है। और क्योंकि उन्होंने उस वक्त कब्जा कर लिया था, वो उधर इधर उधर से माइग्रेट करके आए थे सारे, लेकिन अब उन्हीं का अमेरिका है। अब वो दूसरी नेशंस के लिए ट्रम्प की जो पॉलिसी थी वो बहुत बुरी थी। अब वो अपने अमेरिका के अंदर कहते हैं अमेरिका इनका है, जॉब्स इनकी होनी चाहिए और हर तरफ, यानी कि अब अमेरिका को वो अमेरिकन को ज्यादा सपोर्ट करते हुए और अपने अपने मुल्क के लिए या लोगों के लिए काम करते हुए ज्यादा नजर आते थे। लेकिन दुनिया को के साथ और उनका एक ये भी नारा सबसे बेहतरीन, यानी कि मेरे ख्याल में तो वो बेहतरीन था कि वो सबसे ज्यादा जो चाहते वो जंग का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अपने फाइनेंस को अपने फौजों को ऐसे मुल्कों में नहीं ले जाना चाहते या ऐसी जंगों में अपने अपने मुल्क को नहीं ले जाना चाहते, या वो अपनी पीस की तरफ ज्यादा उनका ट्रेंड नजर आता है। लेकिन अमेरिका की साइकी या इस्टेब्लिशमेंट की साइकी के मुताबिक ट्रम्प उनको आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं, और ट्रम्प का जो रोल है वो उनकी पॉलिटिक्स के लिए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बड़ा क्रिटिकल हो चुका है। अब यानी कि ट्रम्प इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के यानी कि वो खिलाफ हो। इस वजह से जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जो बाइडन ने सबसे ज्यादा जो बाइडन के जो 5 पॉइंट्स हैं, यानी जो 5 पॉइंट एजेंडा है उनका, जिनके ऊपर उन्होंने ये यूएस की इलेक्शंस को जीता है, उसके अंदर उनका जो सबसे पहला है कि वो एक तो यानी कि जो ट्रम्प थे वो क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, यानी कि पेरिस के साथ जो मुआहदा था उसके ऊपर बात नहीं करते थे, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात नहीं करते थे। लेकिन जो बाइडन ने उनको किस पॉइंट के ऊपर यानी लोगों को कन्विंस किया वो ये था सबसे पहले कि क्लाइमेटिक चेंजेस का जो सबसे ज़्यादा डिजास्टर की सूरत में एक पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है कि वो उसको उसके साथ जो एग्रीमेंट है उसको वो बड़ा उन्होंने प्रायोरिटी दी कि वो सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंजेस को और जो उनका एग्रीमेंट है विद फ्रांस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड
उसके ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो देंगे। दूसरी बात, एफ्रो अमेरिकन यानी कि 13% अभी भी एफ्रो अमेरिकन यानी कि ब्लैक जो है रेस नस्ल के जो लोग हैं वो अमेरिका में के अंदर पाए जाते हैं। अब ट्रम्प उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए थे और यानी कि उनकी जो पॉलिसीज थी ओवरऑल, जितने भी फॉरेनर्स थे और इधर उधर के जो लोग हैं उनके लिए ट्रम्प की पॉलिसीज बहुत टाइट हो गई थी। लेकिन जो बाइडेन ने इनको का जो बाइडेन का जो एक स्लोगन था वो इन सब पॉलिसीज को लाइट करना था कि ये लाइट हो, और उसके बाद फिर हम लोग उन्होंने वहां से अपने इलेक्शन को जीता और इस तरह से फिर इमिग्रेशन जो पॉलिसी जो ट्रम्प के दौर के अंदर बहुत टाइट हो गई थी अमेरिका के अंदर, बहुत कम लोग जा सक रहे थे, वो भी अब लाइट हो जाएगी। और अगर जो बाइडन आ जाते हैं, और जो बाइडन का ये भी नारा था कि मैं इस इमिग्रेशन पॉलिसी को लाइट कर दूंगा। फिर देन अमेरिका की जो फाइव यानी कि सुपर पावर के तौर पे अगर हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देखें, ट्रम्प ने इकोनॉमिकली चाइना के साथ बहुत ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया और इस तरह से उनको इकोनॉमिकली थोड़ा सा करने की कोशिश की है, लेकिन वो कभी भी जंग की तरफ नहीं जाते। अब यानी कि उनका जो स्लोगन था वो इस तरह से वॉर के अंदर इन्वॉल्व होना ट्रम्प को पसंद नहीं था पर्सनली, और जिसकी वजह से अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और जिसे उनके उनके खिलाफ हो चुकी हुई थी। अगर आप देखें तो अमेरिका की जंग ना करने की वजह से अमेरिका की अपनी साख को इस वक्त खतरा है, और उसकी अपनी साख यानी कि वो एक तरह से ट्रम्प की मौजूदगी के अंदर वो अपने आप को बिल्कुल भी सेफ नहीं समझ रहे थे, यानी कि वो अपने अपने वो सुपर पावर नहीं रहेंगे, क्योंकि एक इमर्जिंग सुपर पावर चाइना की सूरत में उनके सामने है। और चाइना एक जो कि एक इस रीजन के अंदर पाकिस्तान का भी बड़ा अच्छा फ्रेंड है, वो इस रीजन के अंदर इस्लामिक कंट्रीज को मिला के इस रीजन के अंदर एक अलग से ब्लॉक बनाना चाहता है, और अब ब्लॉक बना रहा है, ऑलमोस्ट वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। और नेक्स्ट आने वाले दिनों में अगर हम लोग देखें तो चाइना अपने आप को उभरता हुआ नजर आता है एज ए सुपर पावर। अब अमेरिका को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है जंग की। वो किसी भी तरह से अमेरिका को यानी कि एक जंग के अंदर धकेला जाए। तो ट्रम्प चूंकि जंग के खिलाफ थे, इस वजह से ये उनको साइड लाइन लगाया गया, और उनकी जो पॉलिसीज को ज़रा उनको लाइट करने के लिए उनको जो बाइडन को लेके आए। अब जो बाइडन की अगर हम लोग देखें तो वो डेमोक्रेटिक से बिलोंग करते हैं, और डेमोक्रेटिक की अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जंगें करने वाली जो जिस दौर में भी हुई हैं वो डेमोक्रेट्स की थ्रू ही हुई हैं। थोड़ी सी अग्रेसिव हैं। अब जब बराक ओबामा आए थे वो हाफ मुस्लिम थे, और दूसरा एफ्रो अमेरिकन उनके साथ थे, और ये भी कंसिडर किया जा रहा था कि वो मज़ीद जंगों की तरफ नहीं जाएंगे और वो जंग बंदी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, यानी कि वो मुसलमानों के हक में होंगे। लेकिन एट दी एंड हम लोगों ने ये चीज़ें कंसिडर देखी कि शाम की सीरिया के अंदर जो जंग का हो जाना, और बहुत सारे यहाँ से भी अपनी फौजें वो नहीं निकाल सके, अफगानिस्तान के साथ भी। लेकिन ये पूरी सूरत हाल को इसलिए समझना हम लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान का रोल या यूएस इलेक्शंस का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कैसे पड़ता है। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इतना नहीं, लेकिन बहुत हद तक उन जंगों की वजह से, आने वाली जंगों की वजह से पड़ता है, जो कि क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान के साथ लिंक्ड है, हमारा हमसाया मुल्क है, और बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से ये अफगानिस्तान को अगर हम लोग देखें, अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है ड्यू टू अमेरिकन पॉलिसीज, तो वो उनका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों के अंदर डाला जाएगा कि वो इस जंग के अंदर किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हों, और वो इस तरह की गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे जो कि उनके लिए सपोर्टिव हों। मुशर्रफ को सपोर्ट दी गई, उसमें पूरे कंट्री के अंदर एड दी गई, अमेरिकन एड, ताकि हम लोग अफगानिस्तान के साथ जंग करें। और लेकिन
उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, जो अगला नेक्स्ट डिकेड आया, उसकी वजह से हमने दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा सामना किया पाकिस्तान ने। और फिर पाकिस्तान एक नई जंग में जो कि ज़रब अज़ब के नाम से थी, उस जंग के अंदर भी इन्वॉल्व हुआ विद दी अफ़गान्स। तो और ये तालिबान के साथ भी वो उस जंग में इन्वॉल्व हुआ। लेकिन ये सारी जंगें हमारी नहीं थी, असल में ये सारी अमेरिका की थी। अमेरिका की बहुत सारी पॉलिसी सारे पूरे दुनिया के अंदर, हर कंट्री के अंदर उसकी डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग लगाए रखते हैं कि उनकी एक वॉर की पॉलिसी भी चलती रहे, और उनका एक पूरा डर बैठा रहे कि अमेरिकन, और उनका सुपर पावर होने का जो क्लेम है वो भी उनके साथ ही रहे। अमेरिका की अगर हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो बराक ओबामा के दौर के अंदर भी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं ठीक थी जितनी कि नॉर्मल थी। मतलब कि कोरोना वायरस के आने की वजह से एक ट्रम्प के दौर में इकोनॉमी को काफ़ी धचका लगा, और वो पूरी दुनिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड वाइड इस सिनेरियो को हम लोग आने वाले वक्तों में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर एक स्लम की कैफियत भी है, और अनएम्प्लॉयमेंट की कैफियत है। लोग अपने आप को अब सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं। लोग अपने की सेविंग्स और चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, और लोगों की विदाउट एफर्ट, विदाउट न्यू आइडियाज़, विदाउट न्यू नॉलेज अब सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाला वक्त जो है, मेरे ख्याल में बहुत सारी जो जंगें हैं, जो कि सीरिया है, इराक है, ईरान है, एंड